मीठे भुट्टे की जो खेती है, जिसको हम लोग स्वीट कॉर्न भी कहते हैं, इसका आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की मिट्टी दोनों ही मीठे खेती की जो उत्पादन है उसको हम साल भर ले सकते हैं और इसमें लाभ भी काफ़ी अच्छा है। और अभी आप देखेंगे कि लोगों का जो खाने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अब थोड़ा लोग जो हमारे नए युवा हैं, बच्चे हैं, और ख़ासकर जो शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं, वो थोड़ा सा बाहरी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे इटालियन, चाइनीज़। तो इन सब में स्वीट कॉर्न का बहुत उपयोग होता है। आप स्वीट कॉर्न इतना अच्छा मीठा रहता है कि आप सिंपल भुट्टा खाएंगे और उसकी बजाय एक बार स्वीट कॉर्न का भुट्टा खाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार आपने जब मीठा भुट्टा का टेस्ट ले लिया तो फिर कोई भी हमारा जो सिंपल भुट्टा जो मार्केट में मिलता है, चाहे वो बॉईल करके मिले, चाहे वो भूंज के मिले, फिर आप नहीं खाएंगे, आप मीठा भुट्टा ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को
जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य शासन और केंद्र शासन ने अनेक प्रयास किए हैं, अनेक योजनाएं संचालित की हैं। इन्हीं में से एक प्रयास यह भी है कि हमारे किसान भाई कृषि और पशुपालन के साथ ही साथ मुर्गी पालन भी करें। इससे उनकी आय बढ़ेगी। मुर्गी पालन कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यदि आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल कैसे की जाए। और इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग से डॉक्टर प्रफुल्ल बी राहंगडाले। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, यदि आपका इस विषय में कोई प्रश्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए शुरुआत करें। सर, इस समय अगर हमारे किसान भाई मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, कितनी लागत में शुरू किया जा सकता है? अभी गर्मी के मौसम में यदि हमारे किसान भाई यदि मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं तो उसमें यदि कम से कम में यदि शुरू करना चाह रहे हैं तो 100 यदि पक्षी से भी शुरू कर सकते हैं। उसमें यदि लागत की बात यदि अपन करते हैं तो एक जैसे पक्षी है तो उसको कम से कम मतलब 250 रुपए की लागत आ जाती है यदि ये बंद कमरे में यदि पालन करना चाहे जी। और इसमें यदि हम खुले में यदि करना चाहे तो उसमें और लागत कम आ जाती है जी। कम से कम 100 रुपए की लागत आती है। और उसमें यदि हम बेचने की बात करें तो बहुत अच्छा मतलब देसी यदि मुर्गी पालन कर रहा है हमारा पशुपालक तो उसमें बहुत अच्छे दाम में कम से कम मतलब 500-600 रुपए में मतलब मुर्गियाँ बेची जा सकती है जी जी। तो उसमें बहुत अच्छी आमदनी कमा सकते हैं हमारे किसान भाई यदि मुर्गी पालन करना चाहे उसमें और बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आय कमा सकते हैं। जी जी। सर, मुर्गी पालन 2 उद्देश्य से किया जाता है। कुछ अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं और कुछ मांस उत्पादन के लिए। तो इन दोनों ही रीज़न के लिए अगर करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी प्रजाति है कि हमारे किसान भाई ज़्यादा लाभ ले सकते हैं? हाँ, अभी देखिए कि जैसे मुर्गी पालन करना है तो हमारे किसान भाई इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे एरिया में किस चीज़ की डिमांड है ज़्यादा।
जी। यदि अंडा यदि ज़्यादा मतलब जिसकी डिमांड है तो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहिए। जी। यदि मांस की खपत ज़्यादा है तो मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहिए। जी जी। अब जैसे अंडा उत्पादन जैसा है तो कुछ जैसे हमारे जैसे डिमांड जो आती है कि खाने वालों की कि उसमें देसी अंडा चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए हम जो देसी मुर्गियां है उसको भी पाल सकते हैं, जैसे कड़कनाथ हो गया, असील हो गया या अन्य जो नस्ल जिसकी ये नहीं है, इस प्रकार की भी जो मुर्गियां हैं जो देसी है, ऐसी मुर्गियों को पाल के अंडा उत्पादन भी ले सकते हैं और मांस का भी अपन उत्पादन उसमें ले सकते हैं। और अन्य प्रकार से जैसा देखा जाए तो केवल अंडा ही उत्पादन देना है। जी जी। तो अंडा उत्पादन ही देना है तो उसमें जो है अलग प्रकार की जैसे प्रजाति जो आती है जी। तो उसका उपयोग करके, हालांकि देखा जाए तो अंडा उत्पादन जैसे बड़े पैमाने पे व्यावसायिक ढंग से उत्पादन तो किया जाता है जी जी। लेकिन यदि हमारे छोटे पशुपालक भाई है और मुर्गी पालक भाई है तो उसमें यदि कम प्रमाण में ही अपन चालू करें तो ये जो द्विकाजी जो नस्ल है इसका ही उपयोग करना चाहिए। जी जी। सर, जो मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें चूजे कहाँ से प्राप्त होंगे? हाँ, मुर्गी पालन यदि करना चाह रहे हैं तो इसमें जैसे चूजा है, जो भी जो गवर्नमेंट जो संस्था है अभी जैसे शासकीय जो कुक्कुट पालन जो संस्था जैसे दुर्ग में है तो वहाँ पे भी हमें जो है वहाँ से जो चूजा उत्पादन मतलब उपलब्ध हो सकता है। जी जी। इसके अलावा भी अन्य जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी चूजा उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ से भी जैसे है कि चूजा उपलब्ध हो सकता है। और अन्य जगह से यदि वहाँ से भी हमें उपलब्ध नहीं हुआ तो ऑनलाइन भी इसका हम मतलब परचेस कर सकते हैं और घर पहुँच भी सेवा उसमें मिल जाती है। यदि हमारे किसान भाई इसमें यदि रुचि रखते हैं तो चूजा कहीं से भी खरीद सकते हैं, उसमें बहुत मतलब परेशान होने लायक की बात नहीं है। जी जी। सर, आपने बताया कि चूजे तो मिल सकते हैं लेकिन गर्मी इतनी बढ़ रही है तो चूज़ों को घर तक लाने के समय पैकेजिंग किस तरह से की जाए, ट्रांसपोर्टेशन में चूजे ना मर जाएं, इस समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए जैसे चूजे बाहर से मंगवाना है तो हालांकि जो चूजा मतलब सेल करते हैं वही पैकेजिंग वगैरह सब करके देते हैं जी। और आने के बाद में हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको जब ट्रांसपोर्टिंग जो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में हम जहाँ पे पालना शुरू करना है तो उसमें किस तरह से हमें उसको उतारना चाहिए, ठंडे जगह में उतार के रखना चाहिए और यदि गर्मी के दिन है तो उसमें ठंडा पानी उन्हें देना चाहिए और जो है कि उन्हें जो गर्मी की जो ज़रूरत पड़ती है लेकिन गर्मी के दिनों में ऐसी भी जो तापमान बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें हमें ज़्यादा मतलब गर्मी के लिए जो लाइट वगैरह जो लगाते हैं जिसको ब्रूडिंग बोलते हैं तो जो ब्रूडिंग की प्रक्रिया है तो उसे दिन में न करते हुए उसमें रात में करना चाहिए। अच्छा। रात में उसका ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। और दिन में कम से कम टेम्परेचर मतलब उपलब्ध करके, अब जैसे जिस शेड में हम जैसे चूजा रखेंगे तो वहाँ का जैसे टेम्परेचर है तो उसको देखते हुए हमें जो भी 100 पावर के जो वाट के जो बल्ब सिंपल वाले जो लगाते हैं तो उसके जगह कम वाट का जैसे 40 का लगा दिए तो इस प्रकार से मतलब जस्ट थोड़ा सा मतलब प्रकाश होना चाहिए, उसका ध्यान में रखते हुए हम उसको ये पालना चाहिए। जी जी। सर, इन्हें पोषण आहार क्या देना चाहिए चूज़ों को कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो? हाँ, अभी देखिए आहार बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है कि उसे अब गर्मी के दिनों में जो आहार है तो उसमें जैसे छोटे जो मतलब जिसको बोलते हैं डे ओल्ड जो है चिक्स तो वहाँ से लेके 10-12 दिन तक जो है प्री स्टार्टर जो आहार है वो दिया जाता है तो उसमें जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है तो उसमें 24% प्रोटीन जो क्रूड प्रोटीन है वो उसमें मतलब उपलब्ध उसमें होता है। तो इस प्रकार का जो दाना है प्री स्टार्टर उसको मतलब उपलब्ध कराना चाहिए और उसको देना चाहिए तो जिसके कारण क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो चूजे हैं उनकी ग्रोथ होगी और जो मृत्यु दर है वो भी कम होगा। उसके साथ साथ हमें पानी की भी
जो है ज़रूरत है उसको भी हमें पूरा करना है। जी जी, जैसे आपने चूज़ों के रखने की तो व्यवस्था बताई, जब चूजे बड़े होकर मुर्गी का रूप ले लेते हैं उस समय क्या विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है? शेड किस तरह का बनाया जाए, किस तरह से रख रखाव किया जाए? हाँ, अब चूजे जैसे बड़े हो जाते हैं तो अभी जो बताया मैंने कि 10-15 दिन तक जो है ब्रूडिंग करवाते हैं, तो उस प्रकार से उन्हें दाना भी प्री स्टार्टर का देते हैं। उसके बाद में जो है दाना भी हमें चेंज करना पड़ता है। उसके बाद में जो दाना है जैसे जो हमें अंडे के लिए तैयार करना है मुर्गियों को, तो उसको हम ग्रोवर जो दाना है उसको हम देते हैं, है ना। और यदि हम ग्रोवर वगैरह मतलब अंडे के लिए तैयार नहीं करना है, 1 किलो का वजन आने के बाद में ही बेचना है, तो ऐसे के लिए फिर हमें शुरुआत में प्री स्टार्टर के बाद में स्टार्टर हमें दाना देना है। तो स्टार्टर जो दाना है तो ये लगभग करीबन 20 दिन तक चले, 20 से 25 दिन तक चलेगा। और उसके बाद में फिर जो दूसरा जो दाना है फिनिशर जो दाना है वो हमें लास्ट में जैसे मार्केट की जैसे 20 दिन के बाद में जो फिनिशर जो दाना है उसका उपयोग करना है हमें। और आखिरी जैसे कि एक जो मुर्गी है उसको 1 किलो का जैसे वजन तैयार होने के लिए जैसे ये जैसे ब्रॉयलर जो बड़े व्यावसायिक ढंग से जो पाला जाता है उसमें हमें 30 से 35 दिन में जो उसका वजन है 1 से 1.5 किलो तक का हो जाता है। तो ऐसे जगह हमें 30 से 35 दिन तक जो है कि फिनिशर जो दाना है उसका उपयोग किया जाता है। और जो अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ है तो उसमें फिर जो दाने का प्रकार है तो उसमें हमें रेयर जो दाना है वो दिया जाता है। तो जो रेयर दाना जो देते हैं हमें अंडा उत्पादन के लिए देते हैं, और ये जैसे 20 हफ्ते के बाद में ये दाने को दिया जाता है, क्योंकि 20 हफ्ते के बाद में ही जो अंडा देने की जो प्रक्रिया है वो मतलब मुर्गियों में शुरू होती है। तो इसलिए जो रेयर जो दाना है इसको 20 हफ्ते के बाद में दिया जाना चाहिए। जी जी सर, अन्य पशुओं को जैसे टीकाकरण की आवश्यकता होती है, मुर्गियों को भी टीकाकरण करना पड़ता है, और कब करना पड़ता है, कब लगाया जाए इनको टीकाकरण, कब किया जाए इनका? अभी देखिए कि अन्य प्रकार के जैसे रोग होते हैं तो उसमें रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण करना जरूरी है। तो उसमें जैसे देखा जाए तो हर मौसम में हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार की बीमारी आने वाली है या आती है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है कि जो टीकाकरण हमें निर्णय लेना है कि टीकाकरण कब करना है। अभी जैसे अभी गर्मी का अभी समय आ गया तो अभी जैसे कुछ जो रोग है बहुत ज़्यादा ही मतलब मुर्गियों में देखे जाते हैं, जैसे कि रानीखेत नाम का जो रोग है वो मुर्गियों में देखा जाता है। अभी जैसे जो मार्च शुरू हो गया, मार्च के बाद में जैसे अप्रैल वगैरह ये जो गर्मी के दिन चालू होते हैं, तो जो रानीखेत हमारे किसान भाई जानते भी होंगे, उसे झुमरी बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। अब झुमरी बीमारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो पक्षी है एक ही जगह खड़ा हो जाता है और वो झूमते रहता है ना, और जो दाना पानी भी खाना बंद कर देता है और उसका तापमान भी बढ़ जाता है, और हमें पहचानना भी है तो उसे जो है उसमें जो दस्त है पीली या हरे रंग की इस प्रकार की दस्त उसमें देखी जाती है। तो इसका जो है हमें जैसे जानना है कि इस प्रकार के रोग आते हैं तो ऐसे मौसम में हमें फिर क्या है कि टीकाकरण पहले ही करा देना है कि भाई गर्मी अभी आने वाली है, रानीखेत नाम का रोग आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए कि फरवरी में ही हम टीका कर दिए, या नहीं भी आ रही है तो फिर यदि हम लेट हो गए तो उसके बाद में थोड़ा सा ये करके हम टीका करवाना चाहिए, और ऐसे रोगों से बचा जा सकता है। दूसरा और टीकाकरण जैसा है गंभरो है, तो गंभरो ये जो बीमारी है तो ये भी विषाणु से होने वाली बीमारी है, ये भी बहुत तेज़ी से फैलती है। हालांकि इसमें मृत्यु दर कम है, लेकिन फिर भी हमें हमारे जो मुर्गियां है उसे स्वस्थ रखना है, तो गंभरों का भी टीकाकरण करना जरूरी है। और इनका जैसे टीकाकरण करना है तो उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे रानीखेत का टीका करना है हमें, तो रानीखेत का टीका पहले ही हफ्ते में होना चाहिए। 5 से 7 दिन में पहला टीका जो है यह पिस्टेन का टीका होना चाहिए। जो दूसरा टीका जो है लासोटा जो टीका है वो रानीखेत का ही है, तो उसे 1 महीने में लगाना चाहिए। और जो तीसरा टीका जैसा है कि R2B रानीखेत का ही टीका है, तो इसे हमें
मतलब 45 से 50 दिन में अच्छा ये टीका लगाना चाहिए जी। और जो गंभरो जो टीका बताया उसे हमें 10 से 12 दिन में ये टीका लगाना चाहिए जी जी। तो इस प्रकार से यदि हम टीकाकरण करते हैं तो उसमें और एक चीज़ है कि टीकाकरण में ये रानीखेत, गंभरो और जो माता जिसे फाउल पॉक्स बोला जाता है जी जी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। यदि इसका टीकाकरण हमें करना है तो मतलब उसके उम्र के हमें 45 दिन में इसका टीकाकरण करना चाहिए, तो इन बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। जी जी सर, टीकाकरण तो बहुत अच्छा माध्यम है इनको रोगों से बचाने के लिए, पर फिर भी अगर मुर्गियों को कुछ रोग हो जाते हैं तब किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, टीकाकरण यदि कुछ फेल हो जाते हैं, यदि हम टीकाकरण, क्योंकि क्या होता है कि हम बोल देते हैं किसान भाइयों को कि भाई इन चीज़ों का टीकाकरण करना है, लेकिन क्या होता है कि जहाँ से भी टीका खरीद के लाते हैं तो यदि वहाँ पे यदि कोल्ड चेन यदि मेंटेन नहीं की गई है अच्छा, तो वो टीका भी लगाने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि टीका अच्छे रहने चाहिए। कोई भी अपन दवा बाहर से मार्केट से खरीदते हैं तो उसको सुनिश्चित कर रहे कि वो दवा सही कंपनी की है या सही टीके है या नहीं है, है ना। तो इस चीज़ को होने के बाद में ही उस चीज़ को हम परचेस करें और लगाएं। और ऐसे में भी यदि मतलब टीका फेल हो जाते हैं तो वो रोग। सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं प्रांजल चंद्र धमतरी से बोल रहा हूँ मैडम। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मेरे यहाँ मैं मुर्गी पालन करता हूँ और अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। हम लोग अभी क्या है उसके खिड़कियों में बोरे लगा के पानी डाल रहे हैं जी जी, फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बेचैन हो रही मुर्गियाँ। उसके लिए क्या करना चाहिए हमको, कैसे उसको ठीक करें हम? जी सर, सर बताइए। हाँ देखिए, अभी गर्मी का समय है तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम जहाँ भी शेड बनाते हैं तो उसमें आजू बाजू पेड़ पौधे होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारा जो शेड है खुले जगह में है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, है ना। तो उसमें हमें, क्योंकि मुर्गी पालन करना है, हम बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, उसे भी हमें ध्यान में रखना है। और अभी गर्मी के दिनों में जूट के बोरे खिड़कियों में लगाना ज़रूरी है और उसमें पानी डालना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा भी अभी जैसे चंद्राकर जी ने बताया कि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसमें स्प्रिंकलर जो है वो शेड के ऊपर में लगाया जा सकता है, जिसके कारण जो है कि जो वहाँ का जो वातावरण है वो ठंडा होगा। तो और लेकिन फिर भी अपन ध्यान दें कि चंद्राकर जी ने जैसा बोला कि लेकिन उसको और फिर भी मतलब गर्मी बढ़ रही है तो ऐसे इसमें आगे चल के पेड़ पौधों की वहाँ व्यवस्था करे, तभी अगले सीजन में जो है कि कम से कम गर्मी ही जहाँ मतलब होगी, क्योंकि अभी दिनों दिन जो तापमान जो है मतलब बढ़ते ही जा रहा है। तो उसको मतलब कंट्रोल में करने के लिए हमें पेड़ पौधों की मतलब लगाना बहुत ज़रूरी है। जी जी सर, इस प्रश्न से पहले आप हमें बता रहे थे कि मुर्गियों के होने वाले बीमारियों से किस तरह से बचाया जाता। हाँ, तो उसमें जैसे कि कुछ बीमारियां हो जाती है तो मतलब टीके फेल होने के बाद, टीके करने के बाद में भी उस बीमारी के सिम्टम्स यदि हमें दिखाई देते हैं तो उसमें हमें कुछ जैसे एंटीबायोटिक है उसका उपयोग करके उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अभी जैसे मतलब अब जो विषाणु से होने वाले जो बीमारी है तो उसका परफेक्ट इलाज तो होता नहीं है, लेकिन उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि सर्दी हो रही है तो सर्दी की दवा दो, खांसी हो रही है खांसी की दवा दो, है ना। इस प्रकार से मतलब जो उसके अलग अलग प्रकार के जैसे भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से हमें मतलब दवा दे के और उसको कंट्रोल किया जाता है। जनरली एंटीबायोटिक जो पाउडर है उसका उपयोग करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन है तो उसका भी उपयोग करके, और कुछ जैसे बीमारी है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी डॉक्टर रांगडाले, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।